चले जाइए, जब मेडिकल की बात कर रहे हैं तो उसी पे बहुत सारा ऐसा जांच घर चल रहा है जो इलीगल है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस उसमें चल रहा है जो सरकारी स्तर पे बैन है। वहीं पे आपका सीएमओ बैठता है, वहीं पे डीएम एसपी बैठते हैं। कैसे चल रहा है भाई आपके नाक के नीचे? आपको पता ही नहीं है। उनके लिए रोजगार का सृजन करेंगे। रोजगार का सृजन करने का कुछ उपाय है। पकौड़ा तलना तो नहीं ना है? देखिए, पकौड़ा तलना, हम स्कूलें खोले हैं तो एक रोजगार का अवसर दिया है ना। यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं। डॉक्टर्स पैसा बनाने के लिए उनको जो टेस्ट जरूरी नहीं है उसके लिए टेस्ट लिख रहा है, उसका रिपोर्ट संशोधन बिल आपने देखा होगा किस तरीके से संसद में पास हुआ। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सरकार है केंद्र में, उनसे उन्होंने जवाब मांगा है। कई ऐसे सवाल है उस पर। बरौली या गोपालगंज में 6 विधानसभा की सीट है। बरौली लोगों को समझाने में लगे थे कि नहीं, ये भीड़ का मात्र 10% बसेज फंसी हुई थी। अगर 10% भीड़ का 10% अगर इधर से सारण चंपारण से जितनी बसेज गई थी उसका 10% अगर 500-600 बसेज है तो सोचिए कितनी बसेज पटना। गवर्नमेंट का तो स्कीम तो चल ही रहा है। कौन सा स्कीम चल रहा है? आप तो इतना दिन माइनॉरिटी के लिए भी है। आप कौन सा स्कीम बताइए? उससे कितने लोग बेनिफिशियल हुए हैं? लघु उद्योग के लिए तो लोन वगैरह तो लोन 3 बजे के करीब में प्रशासन की तरफ से पटना का जितना भी एंट्री पॉइंट था सब तरह से एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया। हम केवल सारण चंपारण की बात करें, जो हमारा जेपी सेतु से सारे बसें जा रही थी, आप पता कर लीजिएगा। बहुत सारे न्यूज चैनल्स का विजुअल्स देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे। करीब 500 से 600 बसेज नया गांव से लेके जेपी सेतु तक लगी हुई थी। जहाँ कहीं भी डिग्री कॉलेज में जाइए, पीजी कॉलेज में जाइए, बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, आप हमको एक कॉलेज का नाम बता दीजिएगा जहाँ पे डिग्री की कक्षाएं चलती है, तो मैं मानूंगा कि आप पत्रकारिता ठीक से करते हैं। वहाँ पे बिहार में मात्र 40% पैसा वापस बिहार के लोगों को मिलता है। वो गाड़ी खरीदने के लिए मिले, घर बनवाने के लिए मिले, चाहे रोजगार करने के लिए मिले। और बाकी के 30% जो पैसे हमारे बिहार के नौजवानों का है उसको दूसरे प्रदेश में माइग्रेट किया जाता है। वहां पे जाके फैक्ट्रियां लगती है, उसी फैक्ट्रियों में हमारे बिहार के लड़के मजदूरी के काम करते हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का। आप सबको पता है इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारी में लोग लग गए हैं। जो उनका मैनिफेस्टो है, किन किन चीज़ों पे वो लोग काम करेंगे, उनका मुद्दा क्या होगा, ये अलग अलग पार्टी का आप सब लोगों ने देखा है और आप सब लोगों ने देखा भी होगा। इसी बीच आप सबको पता है कुछ दिन पहले पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की ओर से एक रैली किया गया था और लाखों लोगों की इकट्ठा करने की बात की गई थी। आप सब लोगों ने वीडियो विजुअल में भी आपने देखा था, काफी चर्चे में था। इसी बीच अभी हम लोग गोपालगंज के बरौली विधानसभा आरएम पब्लिक स्कूल, जो आपका माझा में पड़ता है आरएम पब्लिक स्कूल, उसके डायरेक्टर इंजीनियर विकास कुमार सिंह, आप सबको इंजीनियर साहब के बारे में पता है, धरातल से जुड़े हुए हैं और जनसुराज के नेता हैं। दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। साथ ही साथ इनका जो बेसिक अगर नाता है तो वो आपका एजुकेशन से, ये सब पता है। लेकिन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारी चल रहा है और किन किन चीज़ों पे बात होगी, और जनसुराज जो धरातल से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको लेकर के कितना जागरूक है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए। जी सर, शुरुआत करते हैं। जो गांधी मैदान में जो रैली हुई थी, लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, काफ़ी चर्चा में था। अब अलग अलग न्यूज़ चैनल में अलग अलग कॉन्सेप्ट है और लोग अलग अलग चीज़ों तरीके से दिखाते हैं। आप लोग उसको कितना कामयाब मानते हैं 2000 मतलब अभी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? एक बात बताइए, पिछले मैं आपसे पूछूंगी गांधी मैदान में पिछले 10 रैली की बात बताइए, किस रैली के बारे में लोग बात किए? आखिर क्या कारण है कि जनसुराज के बदलाव रैली के बारे में ही लोग इतना चर्चा कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता पार्टी हो, चाहे भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स हो, अपने खुद के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल पार्टी के हैंडल से वो लोग इस रैली के 12 बजे के 1 बजे के स्थिति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और 6 बजे अपना पोस्ट लिखते हैं। 12 बजे का फोटोग्राफ दिखाते हैं और 6 बजे पोस्ट लिखते हैं। वो इस ताक में बैठे थे कि जनसुराज की रैली को फेल दिखाया जाए। आखिर क्या कारण है?
जन सुराज से ज्यादा उन लोगों के बीच में इस रैली को लेके क्यों इतना बेचैनी था, ये क्या जनता नहीं समझ रही है? हम्म। आखिर जी। एक नई पार्टी जो 8 महीना पहले बनी है, हम्म। वो एक बिहार में बदलाव के लिए रैली करने जा रही है। रैली का समय 4 बजे रखा गया है जी। और तमाम जो आज सो कॉल बड़ी पार्टियां हैं बिहार की, जो पिछले 35-40 साल से बिहार को रूल कर रही है, हम्म। उन सबका ध्यान उस रैली पे है कि उस रैली को कैसे फेल कराया जाए। मैं उस रैली को कैसे फेल कराया जाए आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को भी बहुत हास्यास्पद लग रहा था, बड़े बड़े पार्टियों के नेता जो 6 बजे अपना ट्वीट करते हैं, 6 बजे अपने फेसबुक पेज पे डालते हैं कि रैली में कुर्सियां खाली थी। एक बात बताइए, जब 4 बजे हम्म। रैली शुरू होने वाली थी और जी। 1 बजे जाके आप फोटो लीजिएगा तो खाली कुर्सी का नहीं मिलेगा। हाँ, काली कुर्सी के साथ कुछ कुर्सी लगाने वाले, कुर्सी साफ करने वाले उसमें दिख रहे थे, हम्म। क्योंकि आप रैली से 4 घंटा पहले का फोटो थे। जब प्रशांत जी वहां पे आए हैं, वो भी विजुअल आप लोग देखे हैं। हम्म। मैं वहां पे स्टेज पे पहली पंक्ति में बैठा हुआ था। जी। प्रशांत जी के आने के बाद हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से गांधी मैदान भरा हुआ था। गांधी मैदान से भी ज्यादा लोग, गांधी मैदान की कैपेसिटी से ज्यादा लोग आए थे। आपको पता होनी चाहिए कि 3 बजे के करीब में प्रशासन के तरफ से पटना का जितना भी एंट्री पॉइंट था, सब तरह से एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया। हम केवल सारण चंपारण की बात करें, जो हमारा जेपी सेतु से सारे बसें जा रही थी, आप पता कर लीजिएगा, बहुत सारे न्यूज चैनल्स का विजुअल्स देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, करीब 500 से 600 बसेज नया गांव से लेके जेपी सेतु तक लगी हुई थी, जाम में फंसे हुए थे लोग। हम्म। लोग भूखे प्यासे एकदम परेशान थे, लेकिन प्रशासन को, प्रशांत किशोर से, जन सुराज से इतना इतना प्रशासन और सरकार को भय था कि वो लोग पूरी, प्रशासन मतलब सरकार, नीतीश प्रशासन कुमार। मतलब सरकार, आज की प्रशासन, लोग कहते हैं ना कि ये सरकार अफसरों की सरकार है, अफसरों के अफसरों को लेके ये सरकार चलाई जा रही है। हम्म। अभी देखिएगा, जो भी हमारे अधिकारी हैं, जी। पदाधिकारी हैं, हम्म। वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। पार्टियां चुनावी मोड में आए चाहे नहीं, हमारे पदाधिकारी चुनावी मोड में आ गए हैं। अब पदाधिकारी घूम घूम के जन संवाद करेंगे, नीतीश कुमार की खूबियां बताएंगे, इस सरकार की खूबियां बताएंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या क्या किया है। जी। ये हमारी सरकार की अभी स्थिति है। सरकार का जितना तंत्र है, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, हम्म। हम जुडिशरी पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका सरकार का तंत्र, कुछ कुछ मीडिया हाउसेज है, हम्म। सब लोगों को पूरी तरह से लगा दिया गया है कि कैसे सत्ता दोबारा वापस लिया जाए। उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल बिहार की बदलाव रैली थी। उस बदलाव रैली से लोग इतना ज्यादा, पहले की जो पार्टियां सत्ता में है चाहे आना चाहती है, ये लोग इतना ज्यादा परेशान थे कि सारे तरफ से पटना का एंट्री बंद करा दिए लोग। पहली बार मैं भी इतना दिन से पटना जा रहा हूँ, मैं जी। जब रैली में से निकला, बहुत ऐसे दिन हुआ है कि जब गए हैं भाजपा की कोई बैठक हो, चाहे आरजेडी की रैली हो, चाहे जदयू का कोई कार्यकर्ता सम्मेलन, आज तक हमको जेपी सेतु पे 4 घंटे जाम में नहीं फंसना पड़ा है। ये उस दिन का दिन था कि हम लोग वहां से 6 बजे से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जेपी सेतु पे ही हम लोग 10 बजे तक फंसे रह गए। तो आपने आपने सरकार की बात की, भीड़ में रोक दिया गया, घंटों बसें फंसी रही, लेकिन जो विपक्ष में हैं वो लोग भी उस तरह के वीडियो पोस्ट कर रहे थे, तो उनको क्या दिक्कत है? उनको वो ये दिखाने में लगे थे कि नहीं, जितनी बसेस फंसी हुई थी ना, जी। वही ये लोगों को समझाने में लगे थे कि नहीं, ये भीड़ का मात्र 10% बसेज फंसी हुई थी। अगर 10% भीड़ का 10%, अगर इधर से सारण चंपारण से जितनी बसेज गई थी, उसका 10% अगर 500-600 बसेज है, तो सोचिए कितनी बसेज पटना पहुंच गई थी। उनका कहना था, मैं एक बहुत बड़े बीजेपी के लीडर्स का मैं स्टेटमेंट सुना था, और वहां के जिलाधिकारी ने स्टेटमेंट दिया था कि हाँ 10% गाड़ियां नहीं पहुंच पाई। और 10% गाड़ियां नहीं पहुंच पाई और उन गाड़ियों की संख्या उतनी ज्यादा थी, तो एक सामान्य ही भी समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी ये बता सकता है कि अगर 10% में इतनी संख्या थी, तो टोटल पटना में लोगों की संख्या कितनी हो सकती है। जी जी, ठीक है। तो इस रैली को हम लोग बहुत सफल रैली मान रहे हैं। और एक, जब सरकार के तरफ से, सरकार में जो पार्टियां रहती है, वो इतने बड़े रैली के बारे में सोचती है
क्योंकि वो पूरा अपना तंत्र का इस्तेमाल करती है, पैसा का इस्तेमाल करती है, तब लोग पटना तक पहुंचते हैं। जी। जनसुराज के तरफ से अगर उतने लोग गांधी मैदान में पहुंचे हैं, पटना में पहुंचे हैं, ये तो बहुत मैं बड़ी। उन पार्टियों से बता देना चाहता हूँ जी। कि आप लोग जो भांपने की कोशिश कर रहे थे, वही सच्चाई है। ये बिहार के किस्मत का, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के एक एक जनता के लिए, बिहार के बदलाव के लिए। बदलाव के लिए ये हम्म, रैली था। और इस रैली में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और बिहार के तमाम उन जिलों से जो यहाँ से काफी दूर 200-250 किलोमीटर दूर से, वहां से बसों में, ट्रेनों में लोग भर भर के आए थे। हम्म, आप एक दिन पहले से देख रहे होंगे। आप लोग तो हो सकता है कि उसमें हम्म, गए भी होंगे, कवरेज भी किए होंगे, नहीं तो तमाम मीडिया हाउसेज दिखा रहे थे कितना भारी भारी संख्या में लोग ट्रेनों से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं। हम्म, लोग वहां पे कह रहे थे कि मतलब पिछले 25-30 सालों में इतनी बड़ी भीड़ पटना में किसी तरह से कभी लोग देखे नहीं थे। अच्छा, इस पर बात हो गई। एक और बात हम करेंगे, जो आपने बताया कि बदलाव की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये बदलाव की रैली थी। अगर जनसुराज पूरे बिहार में सरकार बनाती है तो 3 हम काम आपसे जानना चाहेंगे। 3 काम बताइए जो आप लोग एकदम, जो आपके लिस्ट में है, प्रायोरिटी में है, आते ही हम लोग उन 3 चीज़ों को करेंगे। क्या-क्या आपके प्रायोरिटी में है? देखिए, जनसुराज के प्रायोरिटी जन में है। सुराज की तो बात हटाइए। हुँ, बिहार के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि हम लोग को शिक्षा का स्तर सुधारना है। वहीं बिहार की जो जरूरत है वो जनसुराज का भी कहना है। जनसुराज कह रहा है कि जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, हुँ, वो किसी वर्ग के बच्चे हों। आज देख लीजिए सरकारी स्कूलों में कैसे बच्चे जा रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल का संचालक हूँ, इस चीज को भली भांति समझता हूँ। आज सरकार बिहार के किसी भी जिला में चल जाए, सरकारी स्कूलों में उन्हीं के बच्चे जा रहे हैं। प्राइवेट वो स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल का खर्च वहन नहीं कर सकते। अच्छा, जी। हम उन बच्चों को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, जिनको अगर हम पूरी तरह से अच्छे से शिक्षित कर दें तो अपने परिवार की स्थिति, अपने समाज की स्थिति बदल सकते हैं। उनको प्रॉपर एजुकेशन देने की बात जनसुराज कर रही है। जनसुराज का कहना है अगर हम लोग सरकार में आते हैं, हुँ, देखिए लोग तो कहते हैं कि आजादी के बाद से ही सुन रहे हैं शिक्षा का स्तर सुधार देंगे, सुधार देंगे। और आप साल दर साल देखिएगा तो शिक्षा की दुर्गति ही आपको देखने को मिलेगा। जनसुराज जिन बातों को कह रहा है उसको कैसे करेगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, हम अगर 10th से पहले की अगर बात की जाए, स्कूल है, टीचर हैं, कम या ज़्यादा जो भी हो, बच्चे जा रहे हैं और कुछ हालात बेहतर हुआ, ये इससे भी इनकार नहीं किया हम्म, जा सकता। लेकिन 10th के बाद अगर बात की जाए, हम्म, हम अगर बढ़िया की बात कर ले हम्म, जाए, हम्म, बढ़िया की लड़कियाँ जाती हैं सीवान, हम्म, और सेफ्टी, सिक्योरिटी ये हम सबको पता है। 10th के बाद तो हमको तो नहीं लगता है कि कहीं कॉलेज में जाके बच्ची पढ़ ले और बेहतर कर ले। चाहे बढ़िया की लड़कियां, चाहे माझा की बच्चियां, सब हुँ, सिवान जाए, गोपालगंज जाए। सिवान गोपालगंज का कोई कॉलेज है जहाँ पे 11th-12 और डिग्री की पढ़ाई होती है? वही मैं बोल रहा हूँ। केवल जी। इनरोलमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम अभी संख्या में जा ही नहीं रहे हैं हुँ, कि पर्याप्त संख्या है कि नहीं डिग्री कॉलेजेस का, पीजी कॉलेजेस, हम उसमें अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो जितना हमारा रिक्वायरमेंट है एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करें, उसका 10% भी नहीं है। हुँ। लेकिन जो 10% है, क्या उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा रहा है? क्या उसमें सुचारू ढंग से पढ़ाई हो रहा है? बिहार में शिक्षा के नाम पे दो ही काम हो रहा है। 10th तक प्राइमरी एजुकेशन में आपको केवल बच्चे बच्चे वहां पे गरीब बच्चे जा रहे हैं, केवल खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं, मिड डे मील के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उनकी स्थिति आज भी, उनकी इकोनॉमिक स्थिति उनके परिवार की ऐसी है कि उनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए वो स्कूल जा रहे हैं। और हायर एजुकेशन की बात कीजिएगा तो केवल और केवल लोग सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं। आपके कहीं भी डिग्री कॉलेज में जाइए, पीजी कॉलेज में जाइए, बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, आप हमको एक कॉलेज का नाम बता दीजिएगा जहाँ पे डिग्री की कक्षाएं चलती है, तो मैं मानूंगा कि आप पत्रकारिता ठीक से करते हैं। हुँ, किसी भी जिले में चले जाइए, आप यहीं अपने बगल में सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया चले जाइए, हुँ। किसी भी कॉलेजेज में पढ़ाई नहीं होती है। जो डिग्रियां मिलेगी जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो गया शिक्षा के हाँ, जो स्तर तो है, जो शिक्षा का उसको आप स्तर लोग सुधारना पहली जनसुराज प्राथमिकता। का फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि हुँ, हम लोगों को मानना है अगर समाज में शिक्षा का स्तर सुधार दिए, किसी भी बच्चे को शिक्षित कर दिए, तो अपने जिंदगी की सब कुछ हासिल कर सकता है।
पहला चीज ये है। हम्म, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। हम्म, पलायन जब हम लोग बात करते हैं, जन स्वराज पलायन का बात करता है तो केवल बेरोजगारी के चलते पलायन की बात नहीं करता है। आज बिहार में हर चीजों के चलते पलायन हो रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, हम्म, उस ठीक है। पलायन को रोकना है। क्यों रोकना है भाई? बिहार जैसे गरीब प्रदेश से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, लॉ करने जाते हैं, एमबीए करने जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। वहां पे मोटी फीसेज उनसे ली जाती है। क्या दूसरे प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम्म, बिहार में उतने पर्याप्त, चलिए मान लीजिए कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्यों आज एमपी में इतने सारे कॉलेजेस है, भोपाल जाके बच्चे पढ़ रहे हैं, इंदौर जाके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो व्यवस्था क्यों नहीं हमारे बिहार में बनाया जा रहा है? उससे तो बच्चे हमारे घर के नजदीक रहेंगे, अपने माँ बाप के नजदीक रहेंगे, और जो पैसा और हम्म, बुद्धि का पलायन बिहार से हो रहा है वो हमारे बिहार में रहेगा। वो पैसा हमारे बिहार में रहेगा तो उससे रोजगार का सृजन होगा। तो पलायन की बात कर रहा है तो यहाँ पे बुद्धि की पलायन हो रही है, ठीक है। पूंजी की पलायन हो रही है। हम्म, दूसरी बात है रोजगार के लिए जो पलायन कर रहा है, आज भी 10,000 से 15,000 रुपया कमाने के लिए लोग घर से हजारों बाहर जा रहे 1500 किलोमीटर दूर बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं। वो वहां पे इतनी खराब स्थिति में वहां पे रह रहे हैं अपना परिवार चलाने के लिए। हैं। हम्म, कोरोना बीते बहुत दिन नहीं हुआ, 5 हम्म, साल पहले की बात है। हम्म, कोरोना के समय देखे थे कि बच्चे कैसे अपने पैदल, कोई जयपुर से तो कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से पैदल चल दिए थे। जी। उन बच्चों को रोकना, बिहार में रोकना, उनके लिए रोजगार सृजन करना। हम्म, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग दूसरी पार्टियों के जैसा रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं कह रहे हैं। उनके लिए रोजगार का सृजन करेंगे। रोजगार का सृजन करने का कुछ उपाय है। उन पकौड़ा तलना तो नहीं ना है? देखिए, पकौड़ा तोलना, हम स्कूलें खोले हैं तो एक रोजगार का अवसर दिया है ना। यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं। अगर आज 200 परिवार हम चलवा रहे हैं ना, तो एक रोजगार का अवसर देना होता है। मैं अपने लिए काम किया हूँ, लेकिन साथ में 200, करीब 150-200 लोगों को हमने रोजगार दिया है। हम्म, हम जब रोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, तो पकौड़ा तोलना ही क्यों याद आता है? क्योंकि हमारी पार्टियां जो पहले से सरकार में चाहे विपक्ष में पार्टियां है, उनका स्तर इतना गिर गया है कि रोजगार स्वरोजगार के नाम पे वो लोग मजाक बना के रखा हुआ है। हम लोग छोटे छोटे स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। हमारे इतने यूथ हैं, बिहार के जो लोगों का दिमाग का लोहा पूरा दुनिया में। देश क्या पूरा विश्व मानता है, हम्म, उन लोगों के पास का अभाव है, जिसके चलते वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग बैंकों से पूंजी की व्यवस्था कराएंगे कि वो अपने आप को, अपने लिए रोजगार सृजन कर सके और साथ में कुछ और लोगों को रोजगार दे सके। नहीं, तो हम लोग इस तरह का जो प्लान जो आप कह रहे हम्म, हैं, तो गवर्नमेंट का तो स्कीम तो चल ही रहा है। कौन सा स्कीम चल रहा है? आप तो इतना दिन से माइनॉरिटी के लिए भी है आप। कौन सा स्कीम बताइए, हाँ, और उससे कितने लोग बेनिफिशियल हुए हैं? अगर लघु एक उद्योग के लिए तो लोन वगैरह तो लोग। लोन लोन हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, आखिर क्या अंतर है गुजरात के लड़के और बिहार के लड़कों में? क्या डिफरेंस है कि हम्म, गुजरात का लड़का जैसे तैसे एजुकेशन नहीं भी पाता है, पढ़ाई नहीं भी करता है, वो अपना धंधा चालू कर लेता है, उसका अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए उसके पास तमाम अवसर रहते हैं। बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई धंधा क्यों नहीं शुरू करते हैं? आखिर कुछ तो बात है हम्म, ना। गुजरात में कैसे पूंजी मिल जाता है, बिहार में पूंजी क्यों नहीं मिलता है? अब प्रशांत जी को सुनते होंगे तो सीडीआर रेशियो की बात करते होंगे, सीधी रेशियो की बात करते होंगे। हम्म, सीधी रेशियो वो होता है कि जो हमारे प्रदेश में किसी भी तरह से बैंक से जो लोन लेने का, जितना हम लोग अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और जितना लोन के रूप में मिलता है, तो उसका रेशियो को हम लोग सीधी रेशियो कहते हैं। बिहार का अभी पूरे देश में सबसे कम उसका रेशियो बिहार में ही है, अभी मात्र 40%। जहाँ पे जो हमारा देश का एवरेज 70% है, वहां पे बिहार में मात्र 40% पैसा वापस बिहार के लोगों को मिलता है। वो गाड़ी खरीदने के लिए मिले, घर बनवाने के लिए मिले, चाहे रोजगार करने के लिए मिले। जी। और बाकी के 30% जो पैसे हमारे बिहार के नौजवानों का है, उसको दूसरे प्रदेश में माइग्रेट किया जाता है। वहां पे जाके फैक्ट्रियां लगती है, उसी फैक्ट्रियों में हमारे बिहार के लड़के मजदूरी के काम करते हैं। ठीक है, एक तो प्लान हो गया। हाँ, हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो हम लोग एक प्लान की बात करते हैं कि हम लोग पलायन को कैसे रोकेंगे।
ठीक है। आज पलायन की बात में तो मैं दो आपको बताया, तीसरा मैं पलायन में बात करूं। आज देखिए मेडिकल की स्थिति देखिए, हमारे गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, सिवान, किसी को कुछ होता है तो गोरखपुर याद आता है। ठीक है। आप देखते होंगे कोई छपरा क्यों नहीं जाता है, कोई सिवान गोपालगंज में इलाज क्यों नहीं कराता है, क्यों भाग के सब लोग गोरखपुर जा रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, कितने लोगों के रास्ते में मौत हो जाती है। इलाज के नाम पे भी तो लोगों का पलायन हो रहा है। लोग बाहर इलाज कराने जाते हैं, उनसे हॉस्पिटल वाले लूटते हैं। तो वो इलाज तो के सिवान गोपालगंज छपरा के सिवान वाले भी गोपालगंज लूट रहे हैं। सिवान इस गोपाल पर तो आप लोग बात नहीं 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 करते हैं, इस पर तो कभी आप लोग हम आंदोलन लोग नहीं करते हैं, अभी ये अभी भी। अभी अभी जी हम लोग पलायन पे बोल रहे हैं। जी। पलायन पे बोल रहे हैं, हमको उन लोगों को रोकना है। उनको ऐसी सुविधा हमारे सिवान गोपालगंज लोकल के जो हमारे शहर है वहां पे देना है, तब ना वो लोग अच्छे से वहां पे इलाज कराएंगे, तब ना यहाँ पे हम लोग संघर्ष करेंगे। और किसी को वैसे प्रताड़ित किया जाता है तो उसको हम लोग रोकने की बात कर। इलाज के नाम पे कितना पैसा हमारा बिहार से बाहर जा रहा है, हम लोग क्यों नहीं उतना वैसा सुख सुविधा यहाँ पे बिहार के अंदर हम लोग दे ले, इलाज के लिए कम से कम उतना। आज एक्सीडेंट भी होता है तो लोग गोरखपुर भागते हैं, रास्ते में कितने सरकारी जो लोग हॉस्पिटलों का जो हालात है वो। सरकारी हॉस्पिटल देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो केवल सरकारी व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। पूरी तरह से सब कुछ सरकारी पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको प्राइवेट इन्वेस्टर की भी जरूरत है। अगर अपने समाज को आगे करना है, अगर अपने क्षेत्र को डेवलप करना है, हम वो मानसिकता नहीं रख सकते हैं कि सब कुछ सरकारी होगा। आप कितने सरकारी प्लेनों पे उड़ते हैं? भारत के पास, भारत जैसे बड़े देश के पास कोई सरकारी प्लेन है? नहीं है ना। एयर इंडिया भी बिक चुकी है, जी। उसकी पूरी मिनिस्ट्री है, लेकिन भारत के पास एक भी प्लेन नहीं है। क्यों हम लोग प्राइवेटाइजेशन की बात जब करते हैं तो दूसरी जगह प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, लेकिन साथ में सरकारी व्यवस्था भी आपके पास सुदृढ़ होनी चाहिए। अगर एक प्राइवेट स्कूल बढ़िया है तो उससे बढ़िया हमारा सरकारी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, वैसे ही अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, एम्स आपका सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, आईजीएमएस आपका सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे इलाज कराने से किसी को तो परहेज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पे एम्स है वहां पे मेदांता की जरूरत नहीं है, वहां पे पारस हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। हमारा इतना जनसंख्या है, हमको दोनों का एक बैलेंस बना के चलना होगा। एकाएक सब जगह तो सरकारी हॉस्पिटल का जाल आप नहीं बिछा सकते हैं, उतना तो आपके सरकार के पास पैसे नहीं है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल गोरखपुर में है, जो लखनऊ में है, कम से कम उसको तो लाया जा सकता है। सरकार वैसी तो नीतियां बना सकती है ना, सरकार के पास पैसे नहीं है तो उतना तो किया जा सकता है कि नहीं। उसमें तो सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, उससे तो कम से कम जो जो पैसा का पलायन हो रहा है, जो मरीज इतना परेशान होकर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं इलाज के नाम पे, वो लोग, उनका तो जाना रुक जाएगा ना। आपको सब क्षेत्र में आपको काम करना होगा, प्राइवेट। लेकिन आपने मेडिकल की बात की तो हम यहाँ आपको ऐड कुछ जोड़ना चाहेंगे, उस पर बात करना बेहद जरूरी है। ना कोई पॉलिटिकल, बहुत रेयरली कोई बात करता है, ना स्थानीय नेता करता है, ना मीडिया में चर्चा में रहता है। आप ही के बरौली का बलहा का ये कल का मामला है। एक माँ की भी जान गई और जो उसके बच्चे की भी जान गई, उनके घर में बारात भी जाने वाला था। सिवान का मामला है, शायद आपने भी उस न्यूज को आपने देखा होगा। हम प्राइवेट सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से रिपोर्ट बनाया जाता है, दवा फालतू का लिखा जाता है, जांच में उल्टा सीधा ये करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो क्या ये भी आप लोगों के किसी भी क्षेत्र में आप बात कीजिएगा ना, एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे अदर प्रोफेशन हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जी, जो कि सरासर गलत है, जिसकी जितनी भी निंदा हो सकता है उतना कम है। जो आप इंसिडेंट का बात बता रहे हैं, हजारों लाखों इंसिडेंट रोज हमारे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। डॉक्टर्स पैसा बनाने के लिए, उनको जो टेस्ट जरूरी नहीं है उसके लिए टेस्ट लिख रहा है, उसका रिपोर्ट गलत सलत बना के। हम सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, शायद उनकी संख्या कम ही होगी, उसको कौन रेगुलेट करेगा? सरकार क्यों नहीं ऐसा नीति बनाती है जहां पे इलाज का खर्च फिक्स किया जा सके? ऐसा नीति तो सरकार बना सकती है ना। तो सरकार को तो जनता से कोई सरोकार ही नहीं है। उसको अच्छा, आपने अगर रिपोर्ट कोई बनाया, आपने कुछ दिखाने का कोशिश किया
यहाँ जी। के हम ये नहीं मानते हैं कि चलिए प्रदेश देश स्तर के लोग देखे होंगे, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक है, सांसद है, मंत्री लोग भी है, उन लोगों ने तो देखा होगा ना। क्यों नहीं उन लोग वो लोग उसको नोटिस करते हैं? आपको पता है कि जो लोग गलत काम करते हैं उनसे एक मोटी रकम की उगाही होती है। आप चले जाइए किसी शहर में चले जाइए, जब मेडिकल की बात कर रहे हैं तो उसी पे बहुत सारा ऐसा जांच घर चल रहा है जो इलीगल है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस उसमें चल रहा है जो सरकारी स्तर पे बैन है। वहीं पे आपका सीएमओ बैठता है, वहीं पे डीएम एसपी बैठते हैं। कैसे चल रहा है भाई आपके नाक के नीचे? आपको पता ही नहीं है। आप तो चाहिएगा तो 1 घंटे में पूरा लिस्ट कलेक्ट कर लीजिएगा, कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो माल प्रैक्टिस कर रहे हैं। संभव है कि नहीं? दवाई उनके ही यहाँ मिलता है। दवाई उन्हीं के यहाँ मिलते हैं। अगर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो अलग अलग जगह पे कंपटीशन है तो लोग सस्ता भी बेचते हैं। अच्छा, आप जाइए किसी डॉक्टर, 150 रुपए का दवाई 500 रुपए में मिलता आप है। किसी सिवान गोपालगंज किसी भी शहर में डॉक्टर के पास जाइए, आप जाइएगा तो 200 लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं। एक ह्यूमन का एक कैपेसिटी होता है ना, एक आदमी अगर एक दिन में 150-200 पेशेंट देखता है, ये सही है? वो प्रॉपर समय दे पाता होगा? बिल्कुल नहीं। ये सब चीजें तो एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स कर सकता था, सरकार इस पे तो नीति बना सकती थी ना। लेकिन सरकार को जनता किस हालत में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तब सरकार पे भी सवाल उठेगा कि जो मेडिकल सेक्टर है वो ये माना जाता है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि एक एक लोगों के लिए मेडिकल चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराए। सरकार तो इस पे पूरी तरह फेल है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे राजद की सरकार रही हो, चाहे जदयू की सरकार रही हो, इस पे तो पूरी तरह से फेल है। सवाल ये भी उठेगा ना कि आप अपने सिस्टम की बात कहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? अच्छा विकास जी, जो आप लोग का प्लान वाला जन स्वराज का लोगों के एक लोगों के दिमाग में फिट हो गया है, तो क्या ये भी हमको लगता है कि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। आज किसी तो भी क्या ये भी एक लोगों तक आप लोग पहुंचाएंगे? नहीं, पहुंचाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, प्रशांत जी के साथ हम लोगों को बहुत सारे गांवों में पदयात्रा करने का अवसर मिला, बिहार को अच्छे से समझने का अवसर मिला पिछले 3 सालों में। हम ये बात किस लिए कह रहे हैं? देखिए, हम लोग एक बहुत ज्यादा आइसोलेटेड सिस्टम में रह रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। आप बहुत सारे ऐसे गाँवों में जाइएगा ना, गाँव में जाइएगा तो या तो महिलाएं मिल रही है, नहीं तो बच्चे मिल रहे हैं, नहीं तो बूढ़े मिल रहे हैं। वहां पे कोई यूथ मिल ही नहीं रहा है, या तो यूथ पढ़ने के लिए बाहर गया है, नहीं तो यूथ रोजगार के लिए बाहर गया है। हम लोग उस पलायन की बात कर रहे हैं। उसका दर्द सबसे ज्यादा वो महिला झेल रही है, सबसे ज्यादा वो माता पिता जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, इस समय उनको अपने औलाद की जरूरत है, वो झेल रहा है, लेकिन उन लोगों के पास कोई चारा नहीं है। इसलिए पलायन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर जी भी बहुत सारे मंचों से, बड़े बड़े मंचों से उन्होंने बोल चुका है कि जन स्वराज और कोई काम करे चाहे नहीं, लेकिन 1 साल के अंदर, सरकार बनने के 1 साल के अंदर जन स्वराज की ये कोशिश रहेगी, जो भी नौजवान 10,000 15,000 की नौकरी के लिए हमारा बिहार छोड़ के बाहर गया है, उनका स्टेटमेंट सुने होंगे। छठ के पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि बिहार के नौजवानों के लिए अंतिम छठ है जो वो या तो बाहर बिताएंगे, चाहे उनकी माँ उनके बिना बिताएंगे। इस बार छठ में आओगे तो अगली बार वापस नहीं जाने देंगे। ये हम लोगों की सोच है। हम लोग पलायन को अगले 1 साल में, सरकार बनने के 1 साल के अंदर हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे कि बिहार के प्रत्येक जिलों में लोगों के पास इतना रोजगार का अवसर जरूर हो कि उनको 15 से 20 हजार रुपया कमाने के लिए बिहार से बाहर ना जाना पड़े। अच्छा, एक और आप चीजों को समझते हैं और देखते हैं, एक और सवाल पे हम प्रतिक्रिया लेंगे और अच्छा खासा हम लोग बात कर लिए। वक्फ संशोधन बिल आपने देखा होगा किस तरीके से संसद में पास हुआ। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सरकार है केंद्र में, उनसे उन्होंने जवाब मांगा है, कई ऐसे सवाल है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोई भी कानून बनता है हमारे समाज के लिए, कोई भी कानून बनता है तो सबसे जरूरी है कि उस कानून से जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उससे आपको बात करना जरूरी है, जो भी स्टेक होल्डर्स हो। हम केवल वक्त के कानून के लिए बात नहीं कर रहे, वक्त के कानून के लिए नहीं बात कर रहे, किसानों के लिए भी कानून बनता है। तमाम जैसे जितना भी ऐसा कानून बनता है जो समाज के किसी एक सेक्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है,
तो ऐसे ही संसद में आपको अधिकार मिला है तो कानून मत बना दीजिए। उस कानून का प्रभाव हमारे समाज में उन लोगों पे क्या पड़ने जा रहा है, उसका अध्ययन करना, उसका विस्तृत चर्चा करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत जल्दीबाजी हुआ है और मेरे पार्टी का स्टैंड शुरुआत से ही बहुत क्लियर है। हमारे पार्टी के जो नेता है प्रशांत किशोर जी, तमाम उन मंचों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इस कानून को लेके जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें बीच में जाके उस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करके उन्होंने एक साफ संदेश समाज को दे दिया है कि हम लोगों के नजर में ये कानून बिल्कुल ही उचित नहीं है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसकी तमाम जो त्रुटियां है उसको दूर करना, सदन में इसकी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर है उनसे बात होनी चाहिए और इसमें इसको अगर आप कानून बनाते हैं भाई, सदन आप संसद है, संसद को पावर है कानून बनाना, उसके लिए हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी कानून हमारे देश के जनता के अगेंस्ट ना जाए। हमारा एक सोसाइटी जो हमारे जो एक भारत एक सेकुलर देश है जी, तमाम तरह के एक कॉम्प्लेक्स स्टेट में भी हमारे लोग इतना सौहार्दपूर्ण रहते हैं। आप कोई ऐसा काम ना कीजिए कि उसके चलते हमारे लोग परेशान हो जाए, अपना ही जमीन तलाशने लगे जी। तो इस सब पे सरकार को बहुत गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। हम लोग का पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तो जब हमारे पार्टी के नेता ही सामने आके बोल दिए तो जो हमारे पार्टी का स्टैंड है वही मेरा भी स्टैंड है और मैं समझता हूँ कि वही उचित भी है हमारे समाज के लिए, भारत जैसे देश के लिए वही उचित भी है जो प्रशांत किशोर का। बहुत सारी ऐसे पार्टियां हैं जिन लोगों का वो जो स्टैंड है। एक और सवाल, बरौली या गोपालगंज में 6 विधानसभा की सीट है, बरौली या कहीं और? नहीं, देखिए हमारी पार्टी जो है, पार्टी की तरफ से जो भी हमको जिम्मेवारी मिलती है, आपको पता है कि मैं पार्टी के प्रदेश कोर कमेटी का सदस्य हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। कल ही हमारे कोर कमेटी का बैठक है, लगभग प्रत्येक महीने में हम लोग की बैठक होती है, उसमें हम लोग निर्णय लेते हैं, सब लोग मिल के सामूहिक एक निर्णय लेते हैं कि अगले महीने हम लोगों को क्या करनी है। ठीक, तो हम कोर कमेटी के सदस्य हैं और उसके बाद हमको एक जिला का प्रभार मिला है जिसमें 9 विधानसभा है। तो हम केवल बरौली की बात नहीं करेंगे, जब पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है तो हम केवल बरौली जीत के तो सरकार बना नहीं सकते। तो बरौली से चूंकि मैं हूँ, बरौली मेरा कार्य क्षेत्र है, तो इसके बारे में तो मैं सोचता हूँ, यहाँ पे काम करता ही हूँ, लेकिन साथ में बरौली के साथ में पश्चिम चंपारण का भी मेरा दायित्व है जहाँ पे 9 विधानसभा है। उस 9 विधानसभा को कैसे जीतना है, फिर बरौली को कैसे जीतना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा व्यक्तिगत भी हमारा जो हमारी दिलचस्पी है वो है, उसके साथ पश्चिम चंपारण का भी मेरे पास जिम्मेवारी है। तो उस 9 विधानसभा को भी कैसे जीतना है इसकी जिम्मेवारी भी हमारे साथ है और बरौली में हम काम कर रहे हैं। बरौली में बूथ स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, अपने बूथ कमेटी बना रहे हैं, पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। बरौली भी जीता जाएगा और पश्चिम चंपारण, सबको जो जो काम मिला है सब लोग उसमें लगे हुए हैं, हम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे। जी ठीक, चलिए बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें।